ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर लाइट ऑफ सुइटेबल वेवलेंथ या फिर सुइटेबल फ्रीक्वेंसी आके किसी एक मेटल सरफेस में गिरता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ आके किसी मेटल के ऊपर गिरता है उस लाइट में हमारा फोटॉन्स आता है। ओके, वो फोटोन का जो एनर्जी होता है वो एनर्जी के बारे में हम लोग बात किए थे कि ये होता है E = hc/λ, जहाँ पे कि लैम्बडा हो गया वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अलग अलग कलर का लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होता है। ओके, तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग हमारा एनर्जी निकलेगा। ठीक है, तो फोटोन का एनर्जी का बात कर रहे हैं या फिर h × न्यू। तो ये जो है दो फॉर्मूला है हमारा एनर्जी ऑफ ए फोटोन निकालने का। फोटोन का एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आया समझ में? ओके, अब अगर ये फोटोन आके गिरता है ये मेटल का ऊपर, मान लेते हैं ये वाला बोर्ड ही मेटल है एक ठो, इसका ऊपर आके एक फोटोन गिरता है, मतलब रेडिएशन आके गिरता है, इसका मतलब फोटोन आके गिरता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, मतलब मेटल से ही बाहर निकल के आ जाएगा। उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है तो सब इलेक्ट्रॉन का एक टाइप का एनर्जी नहीं होता है। जो बाहर निकलता है उसके बात कर रहे हैं, बाकी जो नहीं निकलता है वो तो नहीं निकलेगा, अलग बात है। जो बाहर निकलता है उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और उस फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होता है वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी निकलता है। ओके, जैसे मान लेते हैं ये जो फोटोन आया, इस फोटोन का एनर्जी हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लेते हैं इस फोटोन का एनर्जी हो गया कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या हुआ कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ये जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लगा देगा बाहर आने में, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास बच जाएगा जो कि उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। लेकिन कुछ और इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये बोर्ड का सरफेस का नीचे है, तो वो जब बाहर आएगा तो अंदर से बाहर आते आते कुछ एनर्जी उसमें से यूज कर लिया होगा। कितना में से, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से। तो जैसे मान लेते हैं सरफेस तक आते आते उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंचा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बच गया। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो क्या करेगा, यूज करेगा बाहर निकलने के लिए, जो कि वर्क फंक्शन होता है। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। समझा? मतलब एक इलेक्ट्रॉन का हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखे कितना हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन का हम देखे काइनेटिक एनर्जी कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी देखे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इससे वेराइटीज ऑफ एनर्जी आ सकता है? ऑफ कोर्स वेराइटी ऑफ एनर्जी आ सकता है, लेकिन वो सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना हम निकाल नहीं सकते। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का साथ वर्क फंक्शन का और ये एनर्जी का साथ कुछ लेना देना है। मतलब अगर मैं एनर्जी दे रहा हूं, मतलब ये फोटोन का एनर्जी है, तो ये फोटोन का एनर्जी 2 काम में लग जाएगा। एक हो गया क्या, उसका वर्क फंक्शन, और एक हो गया क्या, उसका काइनेटिक एनर्जी देने में। तो ये 2 काम में लग जाएगा। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी जो देता है उसमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसका बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये वाला इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन। और इक्वेशन से हमको क्या पता चल गया कि E max का वैल्यू जो है वो कुछ ऐसा आना चाहिए, कैपिटल E, या फिर ये E का वैल्यू क्या है, h न्यू है, तो दैट कैन बी रिटन एज h न्यू माइनस w। सो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बाकी बीच वाला का हम बात नहीं कर सकते, हम नहीं पता कर सकते क्या होगा। ओके, अब हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बता रहा हूँ, एनर्जी बोल रहा हूँ लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो एलिमेंटरी पार्टिकल का एनर्जी जो है हम जूल में एक्सप्रेस नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि उसका एनर्जी काफी कम होता है। अगर हम जूल में लेंगे तो उनका एनर्जी 10⁻20 जूल, 10⁻18 जूल, कुछ इस टाइप में आने में लगेगा। तो ये एनर्जी हमको काफी कम नजर आएगा, हमको लगेगा कि कहीं इसको नेग्लेक्ट ना कर ले हम।
तो इसीलिए उनका एनर्जी थोड़ा प्लीजेंट, हमको प्लीजेंट लगेगा, इसीलिए हम उनका एनर्जी ऐसे यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं ताकि थोड़ा बड़ा दिखे। तो इसका मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा, हाँ थोड़ा है, एनर्जी इतना है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं इसको एक्सप्रेस कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ जूल, तो मेरे को 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट विल गिव यू 5 × 1.6 हो गया 8 × 10⁻18 19 जूल, जो काफी छोटा लगता है। तो हमको लगता है कि इतना एनर्जी को लेके क्या करेगा, तो इसीलिए एनर्जी को हमको प्रेजेंट लगने के लिए हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर मैं बात करूं तो ये आता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अगर कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड कर देंगे। क्या सबको समझ में आया ये बात यहां तक? ये हम पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, इसको हम लोग एक बार और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, छोटा छोटा एकदम। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन, ओके, दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन बोला है क्या, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा तो। ऑलराइट, अब देखो दिखाई दे रहा है। तो क्या बोला है? कैलकुलेट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 663 नैनोमीटर। 663 नैनोमीटर हो गया इसका वेवलेंथ, और इसका निकालने के लिए बोला है एनर्जी और मोमेंटम। ओके, तो मेरे को लगता है याद होगा मोमेंटम और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फोटोन का मोमेंटम का एनर्जी, फोटोन जो है उसका एनर्जी क्या होता है? अभी तो लिखा था एनर्जी के लिए, एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ओके, hc बाय लैम्डा, ये हो गया उसका फॉर्मूला। ओके, ये जब हम डालेंगे तो इसमें जूल में निकलेगा। एक चीज और मैं बता दूं, एनर्जी निकालने के लिए हम ओके एक काम करते हैं, पहले इसको मैं लिख लेता हूं ये वाला सवाल, उसके बाद करते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अच्छा, मैं बता दूं तुमको कि h का वैल्यू जो है ना, हम काफी सारे वैल्यू लेते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग h का वैल्यू ये लेते हैं। h का वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड ये होता है, लेते हैं मतलब ये वैल्यू इसका होता है। कोई कोई क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए हम h का वैल्यू 6.63 × 10⁻⁻34 ये जूल सेकेंड ऐसे करके लेते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग लेंगे 6.63 बिकॉज देन ये जो कैलकुलेशन है काफी आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, मेरे बात समझ में आया क्या? सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस h वैल्यू। एक्चुअली ये क्वेश्चन में देता है, नॉर्मली हमको ये क्वेश्चन में देता है। स्टिल यू शुड रिमेंबर ये वैल्यू, ये ऊपर वाला वैल्यू जो है उसको याद रखना चाहिए। ओके, और कुछ क्वेश्चन के लिए क्या होता है, ये देखोगे हमारा लैम्डा का वैल्यू देखो, ये डालने से फटाफट ये सॉल्व हो जाएगा। 663 यहाँ पे भी है, 663 यहाँ पे भी है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? तो अभी मैं वैल्यू डालता हूं इसका 6.63 × 10⁻⁻34 c तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सबको पता है कि ये 3 × 10⁻80 होता है, डिवाइडेड बाय व्हाट इज इट? लैम्डा। एंड नैनोमीटर का मतलब कितना होता है? 10⁻ कितना होता है बाबू? -9। ओके, सो इसको लिख सकते हैं 663 × 10⁻�9। ओके, ये जो एनर्जी मिलेगा ना हमको, ये जूल में मिलेगा। दिस एनर्जी यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ जूल। ओके, ये एनर्जी हमको जूल में मिल जाएगा। सो दैट विल मेक इट व्हाट नाउ? देखते हैं कितना हो रहा है, कैलकुलेशन करते हैं। ये हो गया हमारा 6.63 663, इसके साथ कट जाएगा। अच्छा, या फिर हम इसको 663 कर देते हैं, 663 कर देते हैं इनटू 10⁻, 2 और 0 बढ़ जाएगा, -34 इनटू 3 × 10⁻8 डिवाइड बाय, नीचे आ गया हमारा
663 into 10 to the power what is it -9। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ओके, कैलकुलेशन क्या, एक तो चीज खाली कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, उसको कैंसिल कर देते हैं। सो बाकी हमको मिल गया कितना, 3 into 10 to the power what 3 into 10 to the power कितना हो रहा है, जरा जल्दी से बता दोगे। ये हो गया, इसके साथ मिल गया तो ये हो जाएगा हमारा 17, 9 8 17 हो गया ना, 9 into 8 17। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 17 होने से -17 इतना जूल। समझ में आया सबको? 19 हो रहा है, 19 हो रहा है। अच्छा ठीक है, 653 को फिर किए हैं ना उसको। अच्छा उसको चेंज नहीं किया यहाँ पे 36 हो रहा है, मतलब है ना, दिस वाला 36 हो रहा है। सो दिस विल बी 19। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, ये हमारा जूल में मिल गया। अब हम इसका सेकंड बिट करते हैं। सेकंड बिट क्या बोलता है, मोमेंटम। सेकंड बिट इसका बोला है हमको मोमेंटम निकालने के लिए। तो मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय लैम्बडा। मेरे को लगता है पता है ये h बाय लैम्बडा। ओके, तो फिर अभी h का वैल्यू डाल देते हैं। लास्ट में मैं पढ़ाया था इसको, 6.63 into 10 to the power -34 डिवाइडेड बाय लैम्बडा का वैल्यू हमारा है 663 into 10 to the power -9। ओके, सो इट विल मेक इट नाउ व्हाट, ये फिर 36 हो जाएगा, इधर चले जाएगा। ये कितना हो जा रहा है, जरा जल्दी बताओ। 10 to the power कितना हो गया, -27 हो रहा है ना। हाँ, 36 में 9 जुड़ जाएगा तो 27 हो जाएगा। दिस मच ऑफ। अच्छा, ये मोमेंटम है। मोमेंटम का क्या यूनिट होता है, क्या पढ़े हैं मोमेंटम का बारे में हम लोग, केजी मीटर सेकेंड। मास इनटू वेलोसिटी होता है ना मोमेंटम, केजी मीटर पर सेकेंड। So it is your kg मीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। हो गया, पहला सवाल सबको समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे मैं बता दूं, मैं लिखाया भी था कि एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करते हैं। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर लिखना है, इज इक्वल टू 12 40 या फिर कभी कभी 42 भी लेते हैं, बाय क्या होता है लैम्बडा। लेकिन लैम्बडा उस समय क्या होता है, नैनोमीटर में होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना हो गया हमारा वैल्यू किसका, एनर्जी ऑफ ए फोटोन। ये वैल्यू में लिखाया था, इसको हम लोग इन शॉर्ट लिखते हैं और h नहीं डालते हैं, c नहीं डालते हैं, सीधा 1240 लिख देते हैं। नीचे में क्या लिख देते हैं, लैम्बडा। वो नैनोमीटर में हमारा एक्सप्रेस होना चाहिए, तो जाके उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये जूल में है ना। क्लियर हो गया कि नहीं? और ये वैल्यू निकलता कैसे, बहुत बड़ा बात है नहीं, इसको खाली h का वैल्यू डाल दिया गया, c का वैल्यू डाल दिया गया। ओके, उसमें 1.6 into 10⁻⁻19 डिवाइड कर दिया गया तो जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। क्लियर? एक नंबर, दो नंबर सवाल सबको समझ में आ गया? सॉरी, एक नंबर सवाल समझ में आ गया सबको? चलो अब हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या बोला है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी दिस वन। तो क्या दिक्कत है इसमें, तो डायरेक्ट दे दिया है क्वेश्चन, E इज इक्वल टू h इंटू न्यू। ये होता है ना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर न्यू हो गया तो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है E इंटू E इज इक्वल टू h इंटू न्यू। तो अब E का वैल्यू हमको दिया है कितना, 3.3 इंटू 10 टू द पावर कितना, -20, और ये जूल में दिया है। ओके ना, तो h का वैल्यू हमको जूल में तो पता है, तो h का वैल्यू कितना होता है बताओ, 6.6 हम अभी लेंगे, ना कि 6.363 लेंगे। 6.6 लेने से कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जा रहा है। इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू व्हाट इज इट, न्यू। तो फिर न्यू का वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना, दिस बाय दिस, 3.3 इंटू 10 टू द पावर -20
होल डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। तो ये काफी आसान हो गया। इसका मतलब आंसर कितना हो गया, ये तो कट जाएगा, हाफ हो जाएगा नीचे, 1/2 इंटू 10 टू द पावर 14, दिस मच ऑफ हर्ट्ज, है ना, इतना हो गया हर्ट्ज, या फिर सेकंड इनवर्स लिख लेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। जल्दी से बताओ, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन जाते हैं। लिख लिया ना सब कोई? नहीं लिखा है तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा इसका। पहले क्वेश्चन समझा कि नहीं, वही बात है, खाली जानना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है हमको? तीसरा क्वेश्चन हमको बोला है कि फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। ओके, तो हमको दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लैम्बडा, नहीं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला है, मैं इसमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ले रहा हूं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हम लोग न्यू नॉट नाम से जानते हैं, पता है कि नहीं? न्यू नॉट हो गया 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज, ये हमको दिया है। न्यू नॉट इज इक्वल टू 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन में खाली ऐसे घुमा के दिया है क्यों, लेकिन हमको आंसर तो इसको पता ही है, क्योंकि हमको पता है कि वर्क फंक्शन क्या चीज होता है। वर्क फंक्शन क्या चीज होता है? ओ वेवलेंथ का एनर्जी जिसमें वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होता है, या फिर ओ फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी में आता है फोटॉन्स, ताकि इसका एनर्जी जो है उतना हो कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होता है। तो कुछ रिलेशन तो है फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जब शुरू होगा और फ्रीक्वेंसी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम जिसको बोलते हैं, ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इतना दिया है। क्या रिलेशन है? W इज इक्वल टू H इंटू न्यू जीरो। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आया सबको? W इज इक्वल टू H इंटू न्यू जीरो। चलो अब वैल्यू डालते हैं। वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.6 ही डालते हैं, इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू न्यू नॉट कितना हो गया हमारा, 5 इंटू 10 टू द पावर 14। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इट इज कमिंग 633 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 दिस मच ऑफ जूल। तो हमको सवाल में पूछा है कि कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिस वन। इतना जूल हो गया, लेकिन हम लोग वर्क फंक्शन नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं किसमें बताओ तो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, 33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमको दे रहा है कितना, 330 डिवाइडेड बाय व्हाट इज इट, 16। तो ये कितना हो रहा है थोड़ा देख लेना, 20 पॉइंट समथिंग हो रहा है। 20 डालने से कितना हो गया, 320.66 जा 625 इम्पैक्ट, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काफी ज्यादा हो गया। खत्म, माइनस 20 हो रहा है। कहाँ पे, ऊपर? हाँ, इसीलिए काफी ज्यादा हो रहा था। अच्छा, ये वाला हमारा -20 कहाँ, यहाँ पे ना, ये हो गया -20, तो ये वाला भी हो गया हमारा -20। तो फिर यहाँ पे 33/16 आएगा, तो इट इज कमिंग 2.0265, 2.0625 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बताओ रे वो, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. सौम्य? Yes, sir. विजय पढ़ला? Yes, sir. ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है, पढ़ पा रहे हो? अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? तो क्वेश्चन लिखा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ, बोला है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर फॉल्स ऑन टू मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हिच मेटल में एमिट इलेक्ट्रॉन, व्हिच मेटल में एमिट इलेक्ट्रॉन। तो मेरे को बताओ कि हम अगर लाइट डालेंगे एक मेटल में जिसका कि वर्क फंक्शन दिया है, तो क्या कंडीशन में मेटल से लाइट एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा? अगर मैं उसमें लाइट डाल रहा हूं या फिर कोई रेडिएशन डाल रहा हूं एक मेटल में, उसका वर्क फंक्शन हमको पता है, तो हमारा क्या कंडीशन है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होने के लिए कंडीशन क्या होता है? वेवलेंथ मैक्सिमम। वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं, मैं एनर्जी के साथ रिलेट करके बोलने के लिए बोल रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी, क्योंकि ये जो फोटो सॉरी वर्क फंक्शन जो दिया है वो तो एनर्जी का फॉर्म में दिया है। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी उसको रिलेट करके बोलो क्या हो सकता है? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं वैसे नहीं। अच्छा मैं पूछ ही लेता हूँ, मैं क्या पूछना चाहता हूँ मैं वो पूछ ही लेता हूँ। एक मिनट रुको, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो फोटोन है, फोटोन का जो एनर्जी है, मतलब जो भी रेडिएशन डालते हैं उसका फोटोन का एनर्जी है E और वर्क फंक्शन है W। तो अब मेरे को बताओ E और W को रिलेट करके बोलो कि क्या कंडीशन में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो सकता है? E greater than equal to W। हाँ, तो E greater than equal to W, तो ये वाला लिख लो कंडीशन फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू स्टार्ट। E क्या है? E क्या है? व्हाट इज E? एनर्जी ऑफ फोटोन। लाइट का एनर्जी मत बोलना, एनर्जी ऑफ फोटोन है ये। तो फोटोन का एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है या फिर वर्क फंक्शन का साथ इक्वल है तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, ये कंडीशन है। ठीक है, चलो फिर ये क्वेश्चन में हम निकालते हैं E का वैल्यू कितना है। E इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, बट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमको एनर्जी चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए निकालने के लिए हमारे पास एक आसान सा रास्ता है, 1240 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन नैनोमीटर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। क्या समझ में आया सबको? दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, हेलो हेलो, ମୁଁ एक्चुअली ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ କରିବି। କାଲି ସକାଳେ କରନ୍ତୁ, ବେଟର ହବ। ओके, क्या बोल रहा था मैं, बताओ? E इज इक्वल टू 1240 बाय लैम्बडा नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अच्छा मेरे को बताओ ये चीज समझ में आया कि नहीं सबको? Why I am using this one in place of ये सब लिखने से अच्छा मैं ये करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आया सबको? Yes sir, yes sir। कैलकुलेशन का भी आसान हो जाएगा। तो अभी मैं लिख दूंगा क्या, 1240 डिवाइड बाय नीचे कितना लिखूंगा जरा जल्दी से बताओ, बोलो। 310। Only 310 I am going to write, और उसमें हम नहीं यूज करेंगे into 10 to the power इतना, समझा कि नहीं? वो नैनोमीटर में होगा, वही बड़ा लिखेंगे। So this will give me 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे को लगता है सबको समझ में आया। ओके, अब मान लेते हैं मेटल A का वर्क फंक्शन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, WA इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। WA लिखा जाता है 5 लिखा जाता है उसको, WB
इज इक्वल टू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे को बताओ कि कौन सा मेटल ए है या बी है? ए और बी जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, बोलो। ओके, एज E greater than WA, so metal A may emit electron. Metal A may emit electron. क्लियर कि नहीं? तो सवाल का हिसाब से हमारा आंसर ये हो गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस सर। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सुनो, ये क्वेश्चन में काफी सारे कॉन्सेप्ट हमको पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है? एक मिनट। ठीक है, क्वेश्चन अभी दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा कट रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है क्वेश्चन अभी? राइट। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि ए रेडिएशन विथ एनर्जी 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो रेडिएशन विथ एनर्जी का बारे में बोला है, ये जो चीज है, ये क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा है। मैं बता देता हूं, ये एनर्जी जो बात कर रहा है फोटोन का बात कर रहा है। फोटोन का एनर्जी का बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में कुछ और दिया था, मैं थोड़ा उसको आगे पीछे करके लिखा हूं, तो इसके लिए समझा दे रहा हूं क्या एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूं। तो बोला क्या है कि ये रेडिएशन विथ एनर्जी ऑफ फोटोन 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैन वी बी श्योर दैट ईच फोटोन of that radiation will emit an electron? Next, a photoelectron comes out, what can be its kinetic energy? What is the maximum kinetic energy of the photoelectrons? तो ऐसा बोला है कि एक मेटल सरफेस है, मान लेते हैं ये एक मेटल सरफेस है। ये मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन जो है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। समझ रहे हो सब कोई? यहां से क्या किए, हम एक रेडिएशन इसका ऊपर फॉल कराए। जो रेडिएशन का फोटोन का जो एनर्जी है वो 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब सवाल में ये हमको बोल रहा है कि इसमें जितना फोटोन आएगा, क्या सारे फोटोन बाहर निकाल सकता है? क्या ईच ऑफ द फोटोन विल एमिट वन इलेक्ट्रॉन? हाँ या ना बोलोगे मेरे को? ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम लोगों से कि क्या हर फोटोन जो इसका ऊपर गिरेगा वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है? निकाल देगा, निकाल सकता है नहीं, क्या वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा? हाँ या ना बोलो। नो सर। नहीं निकालता है, क्योंकि फोटोन इज कैपेबल ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन। फोटोन के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी काफी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का, लेकिन वो एनर्जी जो फोटोन का है वो जब इलेक्ट्रॉन को ऊपर गिरेगा, इलेक्ट्रॉन अगर अंदर होगा, किसका? मेटल सरफेस का अंदर होगा, और जब वो गिरेगा उसका मूवमेंट अगर ऊपर तरफ नहीं आ रहा होगा, नीचे तरफ जा रहा होगा, तो फिर वो ऊपर आते आते उसका एनर्जी काफी लूज कर जाएगा। कोलिजन भी होता है उसका दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर वहां पे जो पॉजिटिव आयन सब वगैरह पड़ा हुआ है वो सब के साथ टक्कर होता है, काफी सारे कोलिजन होता है। ड्यूरिंग दैट कोलिजन अगर वो ऊपर आते आते मतलब बाहर निकलते समय, मतलब क्या हो गया, मतलब मान लेते हैं उसको ऊपर उठना है, मान लेते हैं कि फोटोन को क्या करना है, ऊपर उठना है। ये सरफेस है, ये सरफेस से ऊपर उठना है, लेकिन यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन सॉरी मैं क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को ऊपर उठना है। मान लेते हैं यहाँ पे एक तो ये सरफेस है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नीचे है, थोड़ा नीचे है,
फोटोन से ऊपर आया, वो इलेक्ट्रॉन को ऊपर गिरा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरा दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था उस समय नीचे जा रहा था, तो एनर्जी तो मिला, लेकिन वो एनर्जी के लिए ऊपर तो जाएगा, लेकिन ऊपर जाते समय वो नीचे तो जा रहा था, नीचे ऐसे फिर के ऐसे आगे जाके फिर ऊपर आएगा, वो आते 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 वहां तक ऊपर तक सरफेस तक पहुंचते पहुंचते काफी सारे टक्कर होगा, उसके साथ काफी सारे कोलिजन होगा, वो कोलिजन के लिए वो एनर्जी लूज कर जाएगा। तो यहाँ पहुंचने के लिए, यहाँ पे जब पहुंचेगा, अगर उसके पास फिर भी बचा होगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जाके वो बाहर आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होता है, फोटोन का जो एनर्जी निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन जो निकालता है, उसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा नहीं होता है, 5% 10% ऐसे होता है, मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हमारा सवाल हो गया कि नो, ईच फोटोन कैन नॉट एमिट एन इलेक्ट्रॉन। ओके, पहला बिट का आंसर लिखेंगे नो, ईच फोटोन will not emit one electron. ओके, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम का ऊपर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बोला है क्या सवाल में, नेक्स्ट अगले बोला है क्या, ए फोटो इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, व्हाट कैन बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी का बारे में पूछ रहा है, क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द काइनेटिक एनर्जी। तो बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू E माइनस W ग्रेटर देन इक्वल टू W, सॉरी 0। मतलब एक फोटोन का काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है, 0 से स्टार्ट करके E माइनस W तक हो सकता है। ये E माइनस W जो है, दिस इज नथिंग बट Ke max, ये E माइनस W इज नथिंग बट Ke max। मतलब हो सकता है ये जो फोटोन आके गिरा 5.2, इसमें से 2.2 ये यूज कर लिया, फिर बाकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और ये भी हो सकता है कि ये फोटोन जो है नीचे में कोई इलेक्ट्रॉन का ऊपर गिरा होगा, वो इलेक्ट्रॉन चलते चलते ऊपर तक पहुंचा है, तो उसके पास एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा, और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज किया बाहर निकलने के लिए, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास बच गया काइनेटिक एनर्जी जैसा। ये भी हो सकता है कि फोटोन जो 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नीचे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरा, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फिर वो ऊपर उड़ते उड़ते उसके पास 2.2 ही बचा, तो ये 2.2 बचा जो वो यूज कर लेगा बाहर निकलने के लिए, और उसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा ही नहीं। तो 0 से लेकर इतना तक होगा, समझा मेरे बात। अगर मेरे को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो बताओगे कि ये E माइनस W, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है बोलने से बताना कि 0 से लेकर E माइनस W तक होगा। तो मतलब हमको जो सवाल में पूछा है उसका हिसाब से आंसर क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लेस देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझा कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। प्लीज टेल मी, समझ में आया कि नहीं। यस सर। ऑल ऑफ यू गॉट इट। ये क्वेश्चन से ज्यादा इंपोर्टेंट है यहाँ का कॉन्सेप्ट जो दे रहा था मैं। देन व्हाट इज नेक्स्ट बिट। नेक्स्ट बिट बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम ऑफ कोर्स E माइनस W होता है। Ke max जो है वो 3 माइनस W होता है। Ke max इज इक्वल टू E माइनस W। E का वैल्यू मेरे को दिया है 5.2 माइनस W का वैल्यू हो गया 2.2, आंसर हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यही सब दिया था ना। हाँ ठीक है। सबको समझ में आया मेरा सवाल। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखते हैं क्या बोला है।
maximum kinetic energy of photoelectrons from a metal is 3.3 electron volt when energy of photon incident on the metal is 8 electron volt। ठीक है, हमको ये बोला है कि जब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एक मेटल के ऊपर गिरेगा, एक मेटल के ऊपर गिर रहा है, उस मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से सबका सबसे ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो दिया है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हमको सवाल में पूछता है कि फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वर्क फंक्शन, फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वर्क फंक्शन। ओके, ये दो चीज पूछा है। तो क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। एनर्जी गिवन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Ke max is equal to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो जो लॉ है, इक्वेशन जो है, उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन एक्सप्लेन किए थे, इसीलिए उसको बोलते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो के मैक्स का वैल्यू जो होता है वो हो गया हमारा E माइनस डब्ल्यू, E माइनस डब्ल्यू, E माइनस डब्ल्यू। चलो वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलेगा। दिस साइड इट इज 8 माइनस इज इक्वल टू E का वैल्यू हमारा कितना है, सॉरी K मैक्स है ये 3 और E हो गया 8 माइनस W हो गया हमारा दिस मच। तो W का वैल्यू हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, समझ में आया W का वैल्यू? यस सर। आगे क्या बोला है हमको, W का वैल्यू निकलने के बाद और बोला है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम पढ़ाए हैं कि Ke max का वैल्यू जो होता है, Ke max वो होता है E इंटू वी नॉट। Ke max जो होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, वी नॉट जो होता है वो होता है वोल्ट में। ये दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, Ke max का और वी नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है। अभी हमको Ke max कितना दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Ke max इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जल्दी से बता दो प्लीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो हमारा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में होता है। दोनों का नंबर जो है सेम होता है जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस किया गया है। अगर जूल में एक्सप्रेस करेगा ये तो फिर हमको निकालना पड़ेगा। अगर Ke max इन टर्म्स ऑफ जूल एक्सप्रेस किया होगा तो पहले उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस कर लो, फिर निकाल लो वैल्यू। क्या समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द वर्सेस द फ्रीक्वेंसी इज 4.12 into 10 to the power minus 15। सब छोटा छोटा सवाल है एंड आसान सवाल है। तो यहाँ पे हमको बोला है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में ग्राफ ड्रॉ करते, ये आया, दिस इज फ्रीक्वेंसी न्यू, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। ओके, याद होगा ये मैं पढ़ाया था। ऐसे दो ग्राफ सिमिलर पूरा दिखता है, ये ग्राफ और ये ग्राफ, दोनों ग्राफ पूरा सिमिलर दिखता है। ये जैसा दिखेगा ऐसे दिखेगा न्यू, और ये हो गया क्या, Ke max। तो दोनों ग्राफ पूरा सेम दिखता है, एकदम सेम दिखता है। ओके, अच्छा ये ग्राफ जब बना था, ये ग्राफ जो हमारा बना था, ये ग्राफ में हम लोग क्या निकाल रहे थे, जो स्लोप निकला था इसका, स्लोप इज इक्वल टू h था। ये ग्राफ का स्लोप जो था वो h था। ये ग्राफ हमारा कैसे होता था, Ke max और इसका बीच में होता है ना,
K max is equal to H nu K max is equal to H nu minus H nu naught। याद है ये फॉर्मूला? K max is equal to H nu minus H nu naught। ओके, तो इसमें इसका ग्राफ जो होना था ये, और ये वाला पॉइंट जो था हमारा क्या था? ये वाला हमारा न्यू नॉट था, याद होगा सबको। और पीछे जाओगे तो यहां से यहां तक पहुंचेगा तो ये वाला हमारा W था, वर्क फंक्शन, जो कि H न्यू नॉट है, H न्यू नॉट। ओके, तो ये हम पढ़े थे। इसमें क्या है? व्हाट इज इट? ये V नॉट वर्सेस है। तो मैं बता रहा हूं, अभी थोड़ा देर पहले तो लिखा K max is nothing but E V नॉट is equal to H nu minus H nu नॉट। तो V नॉट अगर यहां पे मैं लिखूंगा तो V नॉट विल बी H by E into nu by H by E into nu नॉट। सो ये हमारा V नॉट वर्सेस न्यू का ग्राफ, V नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये हो गया। और ये ग्राफ का स्लोप क्या देता है? H by E। समझा? तो नोट करके लिख सकते हो कि V नॉट वर्सेस न्यू का ग्राफ का स्लोप जो होता है वो H by E देता है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स बाय वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो होता है उसमें जो स्लोप आता है वो आता है हमारा क्या चीज? H दे देता है डायरेक्ट। समझ में आया क्या? इनफैक्ट नोट करके लिख लो, ये वाला पॉइंट को लिख लो। स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों का स्लोप जो क्या होता है? स्लोप ऑफ V नॉट वर्सेस न्यू वो हमको क्या देता है? H by E। अब हम सवाल में आ जाते हैं, इसको नोट करके रख लो तुम लोग। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? सवाल में आ जाते हैं। ये सवाल में जो दिया है हमको सवाल में दे दिया है क्या? स्लोप जो है 4.12 into 10 to the power minus 15 हर्ट्ज है, मतलब H by E दिया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन H by E is equal to 4.12 into 10 to the power minus 14, 15 दिया है ना, 15 हर्ट्ज, 10 to the power minus 15 हर्ट्ज। Therefore H is equal to 4.12 into 10 to the power minus 15 into 1.6 into 10 to the power minus 19। इतना जूल हो जाएगा, जूल सेकेंड। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको। 4.12 into 1.6 कितना हो गया? जितना भी होगा that much into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। हो गया? समझ में आया? यस सर। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है? The work function of a metal is 4 electron volt. What is the largest wavelength that can cause emission? लार्जेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? ये तो वर्ड बोल दिया लार्जेस्ट वेवलेंथ, उसको हम एक सिंपल सा नाम से जानते हैं। व्हाट इज इट?
थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, तो हमारा थ्रेशोल्ड वेव, हमको पूछा है लार्जेस्ट वेवलेंथ, लार्जेस्ट wavelength that is equal to threshold frequency। नहीं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कहाँ? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब लैम्ब्डा नॉट, है ना? ठीक है, चलो हम लोग पढ़े हैं क्या? E इज इक्वल टू SC बाई लैम्ब्डा, पढ़े ना? अब ये वर्क फंक्शन भी दे दिया हमको W, अगर हम ये लेंगे तो, समझा? SC बाई लैम्ब्डा नॉट इज इक्वल टू W। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे SC का वैल्यू जो SC बाई लैम्ब्डा नॉट को हम लोग क्या 1240 का फॉर्म में लिखते हैं, तो 1240 बाय लैम्ब्डा नॉट नैनोमीटर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, इज इक्वल टू W का वैल्यू हमको कितना दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ, समझ में आया क्या? तो उसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, लैम्ब्डा नॉट का वैल्यू, इसको ले लेते हैं उधर, नैनोमीटर में आएगा जो भी आएगा, 1240 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 310 नैनोमीटर। खत्म? हो गया सबका? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। बोला है कि ग्रीन लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर गिव एनर्जी एट अ रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड टू ए सरफेस, हाउ मच photons strike the surface per second if the efficiency of the photon is 0.01%, how much is the current? ओके, how much is the current, ये हमको पूछा है। तो सबसे पहले बोला है कि जो एनर्जी आके गिर रहा है, इसमें कितना एनर्जी आके गिर रहा है वो दे दिया है 1 जूल पर सेकेंड। एनर्जी फॉल्स at a rate of 1 जूल पर सेकेंड। अच्छा, क्योंकि ये जूल में दिया है तो हम निकालेंगे वो भी जूल में। जरा आइडिया करके बता मेरे को, मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे लाइट आके गिर रहा है, ये बोर्ड में लाइट आके गिर रहा है, और लाइट जो गिर रहा है 1 जूल पर सेकेंड आके गिर रहा है। अच्छा, लाइट का जो एनर्जी आ रहा है वो एनर्जी कौन सा फॉर्म में आ रहा है, जल्दी जल्दी से बताओगे मेरे को, मैं पूछ रहा हूं अभी। लाइट का जो एनर्जी आ रहा है वो कौन सा फॉर्म में आ रहा है? इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि एक फोटोन, चलो ये 1 जूल को मारो गोली, मैं रफली एक वैल्यू बताता हूं। मान लेते हैं ये बोर्ड में 1000 जूल पर सेकेंड गिर रहा है, और एक फोटोन का एनर्जी जो है वो 5 जूल है, तो फिर 1 सेकंड में कितना तो फोटोन आके गिर रहा है इसका ऊपर? 200। कैसे पता चला? टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन इट डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, यस और नो? तो टोटल एनर्जी इसमें 1 सेकेंड में 1 जूल फॉल हो रहा है। अभी हम निकालते हैं कि एक फोटोन का एनर्जी कितना है, निकालते हैं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। फॉर्मूला क्या निकालेंगे, जल्दी से बताओ।
फॉर्मूला क्या निकालेंगे जल्दी से बताओ, क्या फॉर्मूला डालेंगे? फॉर्मूला हाँ HC बाय लैम्डा। एच का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 6.64, 6.6 ही लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, याद ही रख लो, इंटू C हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8, डिवाइड बाय लैम्डा हो गया हमारा कितना 500 नैनोमीटर, 500 into 10 to the power 9. Okay, this much of joule. This is energy of one photon. चलो कैलकुलेशन नहीं करते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। Therefore, number of photons striking the surface, number of photons striking the surface, okay, is equal to okay, is equal to क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। आई थिंक समझ में आया ये वाला पार्ट। अब लिखते हैं एनर्जी ऑफ, टोटल एनर्जी कितना है 1, और एक फोटोन का एनर्जी लिखते हैं 6 इंटू इतना बाय इतना, 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, जो कि हमको दे देगा कितना 500 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आएगा बोलो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ओके, तो देखते हैं कितना बनता है, इज इक्वल टू, ये 500 रखता हूं, ये 66 में 3 मल्टीप्लाई करूंगा, 500 डिवाइडेड बाय 198 इंटू, अभी कितना आ रहा है देखते हैं, ये 34 था, ये 35 आ गया, 10 टू द पावर 35, ये 8 होने से 10 टू द पावर 35 से 8 जाने से 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 10 टू द पावर 8 हो रहा है, माइनस 27, माइनस 27 में ये 9 ऐड हो जाएगा, 27 में 9 ऐड होने से कितना होता है 18 ना। ओके, अभी 500 डिवाइडेड बाय 198 का वैल्यू क्या होता है, दिया है क्या कुछ, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 18 कर लो, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 18 पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतना तो इतना तो फोटोन आके उसका ऊपर गिर रहा है, एक सेकेंड में इतना तो फोटोन आके इसका ऊपर गिर रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ रे मेरे को। एंड ये सवाल में बोला है कि इसमें से 0.01%, इसमें से 0.01% इज कैपेबल ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन, 0.01% इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का मतलब कैपेबल है, कैपेबल तो ऐसा सब है, लेकिन 0.01% जो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलता है, एफिशिएंसी बोला है 0.01%। ओके, तो फिर हमको देखना है कितना इलेक्ट्रॉन निकला एक सेकंड में,
नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is equal to 0.01 by 100 into this much, 2.5 into 10 to the power 18. Okay, 0.01 into divided by 100 into 2.5 into 10 to the power 18 is equal to, what is it, 2.5 into 10 का पावर कितना होगा जरा देख लो तो, ये नीचे आ जाएगा तो 10 to the power 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 to the power 14 हो जाएगा। समझा क्या रे? इतना तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ पा रहा है एक सेकेंड में। In 1 second this is the amount of electron that is coming out. अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इनका चार्ज कितना है देखते हैं। चार्ज ऑफ फोटो electrons is equal to number of electron into charge of one electron, 1.6 into 10 to the power minus 19, and this is giving you what, 1.6 में 2.5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 4 ना, 4 into 10 to the power minus 5, this much of coulomb per second। लेकिन coulomb per second हमारा क्या होता है, coulomb per second जो है वही हमारा क्या होता है, करंट होता है। therefore current is equal to 4 into 10 to the power minus 5 एम्पियर, मतलब 40 माइक्रो एम्पियर। लेकिन हमको आंसर में दिया है 4 मिली एम्पियर, तो कहीं पे 10 टू द पावर माइनस 3 हो रहा है क्या, कहीं पे हम लोग कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? बोलो सर कितने 2.5 into 10 to the power 18 ना बाकी 8 है ये जगह तो मैंने फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे ना सर, इफेक्टिव वेक्टर तो रियल वाला बताना पहले। इफेक्ट का सर मैंने चार्ज बाहर तो रियल वाला में इफेक्टिव नॉन इलेक्ट्रॉनिक होगी ना, इफेक्टिव है ना, करंट के लिए ना, हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे हमको फ्लो किसका बारे में पूछा है, हाउ मच इज द करंट, करंट क्या होता है, करंट कहां से निकलेगा, वो करंट कौन सा चीज का बारे में बात कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का बारे में ही बात कर रहा है। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहां से निकलेगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला होगा उसी में से फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा। आंसर गलत ही दिया है, ओके। या फिर ये जो परसेंटेज है, जो एफिशिएंसी का परसेंटेज है, इसको कम करना पड़ेगा। अगर इसको 1% करेंगे तो आ जाएगा, ओके। इसको अगर 1% करेंगे तो आंसर आ जाएगा मिली एम्पियर में, नहीं तो अभी इतना ही है, तो इसको हम लोग माइक्रो एम्पियर में लिख देते हैं, इज इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर। ये पॉइंट जो डाउट पूछ रहा था समझ में आया क्या रे? जितना फोटोन है उतना से करंट नहीं निकलेगा, करंट निकलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन से। फोटो इलेक्ट्रॉन जो दिया है उसका एफिशिएंसी जो है उसी से निकलता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आंसर को मैच करने के लिए हम लोग अपना फंडा भी चेंज कर देंगे, कॉन्सेप्ट भी चेंज कर देंगे, ठीक है, नॉट लाइक दैट, क्लियर। चलो, क्वेश्चन भी गलत हो सकता है या फिर आंसर भी गलत दे सकता है, ठीक है। चलो, एक रदरफोर्ड मॉडल के लिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ऑलराइट, रदरफोर्ड मॉडल में लिए यहाँ पे भी मेरा को लगता है ये क्वेश्चन में ये 1000 होगा, मेरे को लगता है। ऑलराइट, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। एन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, in an alpha particle experiment number of particles scattered at 60 degrees 1000 होगा मेरे को लगता है per minute using a gold foil, calculate the number of alpha particles scattered per minute at 90 degree, ओके। इसमें मैं एक फॉर्मूला बताया था, तुम लोग को याद है क्या? मेरे को एक्चुअली वो पूरा फॉर्मूला याद नहीं है। स्कैटरिंग एंगल का कितना, एंगल में कितना स्कैटर्ड होता है
उसके लिए फॉर्मूला तो बताया था, याद है क्या? n थीटा इज इक्वल टू, या फिर प्रोपोर्शनल टू मैं लिख देता हूं, समथिंग बाय साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2 k इंटू कुछ था, इक्वल टू कर देता हूं। ऐसे कुछ था, k इंटू जेड स्क्वायर बाय साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2, ठीक है? ये फॉर्मूला था। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में समझते हो ना, यहाँ पे गोल्ड फॉइल था, तो ऐसे बीम आ रहा था, यहाँ से जो स्कैटर होके जा रहा था अलग अलग एंगल में, ये एंगल में कुछ जा रहा है, ये एंगल में कुछ जा रहा है, ओके, कुछ वापस आ जा रहा है ऐसे। तो बोला है कि ये एंगल में अगर दिया है तो दूसरा एंगल में कितना है इसको निकाल के बोलो। अलग अलग एंगल में जो जा रहा है, स्कैटर होके जा रहा है, तो अगर एक एंगल के लिए दे दिया है तो दूसरा एंगल के लिए कितना निकालो। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला को यूज करके ही हम इसको कर देंगे, ठीक है? वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि n थीटा इज इक्वल टू दिस मच। तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, n थीटा 1 बाय n थीटा 2 कर सकते हैं। जगह रखा हूं क्या? तो n थीटा 2 बाय n थीटा 1 इज इक्वल टू k जेड स्क्वायर बाय साइन टू द पावर 4 थीटा 2 बाय 2 होल डिवाइडेड बाय k जेड स्क्वायर बाय साइन टू द पावर 4 थीटा 1 बाय 2। ओके, क्लियर हो गया? This is the formula we are using this to find the number of alpha particles scattered through different angle। तो कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। अगर नॉर्मली हमको निकालना होगा, फिर ये k का वैल्यू देना पड़ेगा, z का वैल्यू देना पड़ेगा। z जिस मेटल फॉइल ले रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर है, k उसके लिए कोई कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है? एनीवे वी गॉट दिस वन, दिस इज नॉट 19×9, दिस इज ए कांस्टेंट, ठीक है? चलो अब इसको अगर मैं सिंपलीफाई करता हूं तो इट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस। व्हाट इज इट? sin टू द पावर 4 थीटा 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय sin टू द पावर 4 थीटा 2 बाय 2। ओके, हमको थीटा 1 का वैल्यू दिया है कितना? 60 डिग्री, थीटा 2 का वैल्यू दिया है 90 डिग्री। थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा 2 जो है हमको 90 डिग्री दिया है। ऑलराइट, n थीटा 1 का वैल्यू हमको दे दिया है कितना? 1000 मेरे को लगता है, और n थीटा 2 जो है ये हमको निकालने के लिए बोला है। मैं इसको 1000 ही कर देता हूं, है ना? चलो डालते हैं अभी वैल्यू। This implies n theta 2 by 1000 is equal to sin to the power 4, क्या दिया है? थीटा 1 by 2 मतलब 60 by 2, 60 by 2 कितना हो गया? 30 डिग्री, डिवाइडेड बाय sin to the power 4 थीटा 2 by 2 45 डिग्री। ओके ना? And this is giving me what? This implies n theta 2 is equal to 1000 into, जरा जल्दी से बता दो, sin to the power 4 30 डिग्री, sin 30 डिग्री कितना होता है? 1 by 2, तो sin to the power 4 30 डिग्री हो जाएगा 1 by 16 डिवाइडेड बाय ये 1 by √2, तो ये हो जाएगा 1 by 4। So it is giving you 1000 into 1 by 4. That will give you 250. 250 per second per minute. 250 per minute. बताओ समझ में आया या समझाऊं?
तो हो गया हमारा एक के लिए। अगर हम चाहेंगे तो दो ठो अलग अलग मेटल लेके भी कर सकते हैं। इस मेटल में 45 डिग्री में इतना हुआ तो उस मेटल में 45 डिग्री में कितना होगा। इस मेटल में 45 डिग्री में इतना स्कैटर हुआ तो उस मेटल में 45 डिग्री में कितना स्कैटर होगा। तो kz² बाय sin टू द पावर 4 थीटा 2 फॉर्मूला लगा के हम कर सकते हैं। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलो फिर अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हम लोग क्या करेंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल का ऊपर करेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमको दो चार चीज तो याद रखना पड़ेगा, याद रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम लिखेंगे कुछ RNH, VNH ये सब जो लिखेंगे वो सब चीज ओके। हमको मेरे को लगता है कि V1H का वैल्यू जो है वो हमारा कितना है बताओ, 2.2 लिखाया था मैं शायद ना, 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये V1H है। अच्छा R1H का वैल्यू कितना होता है, R1 बोलने से रेडियस 1, उसका वैल्यू कितना लिखाया था 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग ओके। और क्या लिखाया था ENH का वैल्यू लिखे थे E1, इनफैक्ट लिखता हूँ E1H का वैल्यू जो है मतलब हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट का एनर्जी कितना है इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला चीज हम लोग पढ़े थे ओके। और क्या पढ़े थे कि VNH इज इक्वल टू V1H डिवाइडेड बाय N, शायद यही था, वेलोसिटी घट रहा था। और क्या पढ़े थे RNH इज इक्वल टू N² इंटू R1H। और क्या पढ़े थे ENH इज इक्वल टू ENH हम लोग क्या पढ़े थे -13.6 बाय N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके। ये सब पढ़े थे, याद है ना सबको? और क्या पढ़े थे, अगर हमको लिखना है कोई दूसरा वाला VNZ इज इक्वल टू, मेरे को याद नहीं है क्या होता है, VNZ इज इक्वल टू Z इंटू V1H। क्या मैं ये सही लिख रहा हूं? ENZ इज इक्वल टू Z² इंटू ENH, ये N है ना, ओके। और क्या था बोलो, रेडियस को एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, RNZ इज इक्वल टू कितना है, जल्दी से बताओगे मेरे को? RNH by Z, ठीक है, RNH by Z ओके। ये जो चीज है ना, दीज आर इंपोर्टेंट, ये जो चीज है ये सब काफी इंपोर्टेंट है। ये सब याद रखोगे तो फिर हम लोग ये सब टॉपिक जो है इसका ऊपर क्वेश्चन जो है आसानी से कर सकते हैं। तो इसको अलग से लिख लो तुम लोग, अगर जरूरत पड़ेगा कोई क्वेश्चन में हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। आसान चैप्टर है ये, क्या एटॉमिक फिजिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे कुछ अभी। चलो लिखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बना है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बोले थे बोर क्या बोले थे कि कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए उसका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए NH/2π। तो थर्ड ऑर्बिट में घूमता है तो 3 × H/2π हो जाएगा ओके। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ओके। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल एंगुलर मोमेंटम
is equal to, according to Bohr's model, angular momentum is equal to nh by 2 पाई। अभी मेरे को थर्ड ऑर्बिट बोला है तो n का जगह में मैं 3 डाल दूंगा। h हो गया हमारा 6.6 into 10 to the power minus 34 divided by 2 into 3.14 ले लेते हैं। ओके, तो फिर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेना, जो आएगा that much of what angular momentum। एंगुलर मोमेंटम का क्या यूनिट होगा? एंगुलर मोमेंटम का क्या यूनिट होगा? मोमेंटम में रेडियस मल्टीप्लाई होगा, मोमेंटम में रेडियस मल्टीप्लाई होगा, है ना। एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसमें मोमेंटम में रेडियस मल्टीप्लाई होगा। तो मोमेंटम होता है हमारा क्या? केजी मीटर, क्या होता है बोलो? केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। उसमें फिर क्या, उसमें क्या मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स आएगा। ओके, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। चलो, अब ये जो वैल्यू निकलेगा इसको कैलकुलेशन कर लेना खाली। 6.28 ये एक्सेट्रा। ओके, अच्छा ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये बोला है कि डिटरमाइन द स्पीड, इसको हीलियम एटम कर लो, हीलियम +1 He+। ठीक है, तो ये बोला है कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट He+। कर सकते हो, अगर Li लिखा है तो डबल प्लस करोगे, है ना। अच्छा He+ अगर करेंगे तो O बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन लाइक एटम, इसीलिए O वाला लिख रहे थे। अगर Li लिखते तो डबल प्लस कर देगा तो चलेगा। मेरे को बताओ कि He का Z कितना होता है? He के लिए Z कितना होता है? 2 होता है ना। फॉर He Z इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। फॉर He प्लस Z इज इक्वल टू 2। अगर लिथियम बोलता तो +2 हम लोग लेते हैं, है ना। और उसमें हमारा ये हो जाता कुछ अलग, 3 ना क्या हो जाता, जो भी है। फॉर हीलियम प्लस Z इज इक्वल टू 2। हमको लेकिन पूछा है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ दिस वन। तो देखते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, कोई दूसरा एटम का। अगर हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करेंगे, ये VnZ इज इक्वल टू Z इंटू VnH लिखते हैं पहले ये वाला फॉर्मूला। VnZ इज इक्वल टू Z इंटू VnH। ओके ठीक, अब हम ऐसा करते हैं कि VnH को भी इन टर्म्स ऑफ V1 लिखते हैं, VnH को भी इन टर्म्स ऑफ V1 लिखते हैं। तो ये लिखा है VnH इज इक्वल टू V1H बाय N, लिखते हैं वो वाला चीज V1H बाय N। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Z इंटू V1H डिवाइडेड बाय N। बस इतना हो गया। अब हमको सवाल में Z का वैल्यू 2 दिया है और थर्ड ऑर्बिट बोला है, मतलब N इज इक्वल टू 3। और V1H मेरे को पता है, V1H के वैल्यू हम लोग लेंगे 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बस सारी चीज तो मिल गया, हम वैल्यू अभी डाल सकते हैं ना। तो वैल्यू डालेंगे तो Z का जगह में हम लिख देंगे 2 इंटू V1H हो गया हमारा 2 इंटू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय व्हाट इज N? N इज 3, नहीं N इज 3 है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर लेना फिर। ये तो 4.4 हो रहा है, 4.4 बाय 3 कितना होगा फिर? 4.4 बाय 3 मेरे को लगता है इट इज कमिंग 1 पॉइंट समथिंग, बोलो 4.4 बाय 3 44 बाय 3 कितना होगा रे? 1.46।
6 6 6 आ जाएगा, इसको 7 कर देंगे इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर और सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम का हम लोग कोई भी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है? कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट है, मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, इसका फर्स्ट ऑर्बिट ये है। तो बोल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसका टाइम पीरियड बताओ कितना होता है। टाइम पीरियड बोलने से कितना होता है, कितना समय में एक बार घूम लेता वही पर आया यार क्या। तो हम लिख सकते हैं 2πr1h बाय v1h। क्या सही लिखा मैं? फर्स्ट ऑर्बिट तो r1 हाइड्रोजन के लिए बाय फर्स्ट ऑर्बिट v1 हाइड्रोजन के लिए। तो वैल्यू डालते हैं और क्या 2π इंटू r1 इस मेरे को पता है 0.53 आर्मस्ट्रांग हम लोग लेते हैं, तो 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10 बाय नीचे हमारा v1h है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6। जितना भी आएगा उतना सेकेंड आ जाएगा। टाइम पीरियड बोला है तो मतलब सेकेंड। कैलकुलेशन कर लेना, ये जो लिखा है उसको लिख देना और क्या। ये तो देख लो 10 टू द पावर -16 हो रहा है। These things you calculate, it is coming around 1.52 into 10 to the power -16 सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया सवाल? चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पूरा? अभी दिखाई दिया पूरा? हाँ, बोला है कि हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 975 आर्मस्ट्रांग। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स आर पॉसिबल इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम? कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ देम। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ देम। ओके, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग इसको? अभी पहले तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कौन सा ऑर्बिट पे चले जाता है अगर हम इतना एनर्जी देते हैं। यहाँ पे भी फोटोन का ही बात आ रहा है, लेकिन ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का बात नहीं हो रहा है, ये सीधा एटम के अंदर घुस जा रहा है इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये वाला चीज हम जो बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट फॉर मेटल, फॉर एनीथिंग, फॉर एवरीथिंग। कोई भी जगह से, है ना, कोई भी जगह का बात किया जा रहा है, मेटल के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और मेटल में जो हम लोग कर रहे थे वो कौन सा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे, जरा समझो। फॉर मेटल व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दोज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहे तो ही फ्री इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूरा एटम में इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने का बात किया जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? ये जगह में एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम का बहुत सारा ऑर्बिट है। ओके, इसमें ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना था? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कहां पे था वो? बोला है कि ग्राउंड स्टेट में था, इन ग्राउंड स्टेट। इज इक्वल टू E1He होने वाला है, जो कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अरे समझा क्या? ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको एनर्जी मिलेगा फोटोन से। ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन
for the radiation कितना 975 आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा, इसको अगर नैनोमीटर कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। 97.5 नैनोमीटर। ओके, therefore एनर्जी ऑफ फोटोन दिस, अच्छा ब्रैकेट में लिख दिए इसको, इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय 97.5, 1240 डिवाइडेड बाय 97.5। तो इसको अगर मैं लिख दिया तो हमको मिलेगा कितना, दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, जो कि आता है कितना, इट इज कमिंग अराउंड, व्हाट इज इट, 12.74। ओके, 12.74 या 75 ऐसे कुछ आ रहा, ठीक है, दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी जब गिरेगा इलेक्ट्रॉन का ऊपर, इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी मिल गया होगा देखते हैं। ओके, लिखो, therefore energy of electron on getting 12.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7475 क्या होता है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 74 लिखे हैं ना, इज इक्वल टू -13.6 प्लस 12.74, इट इज कमिंग अराउंड -0.85 आ रहा होगा, अराउंड इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं देखूंगा अभी इसका एनर्जी कितना है, ENH के लिए हमको फॉर्मूला जो पढ़ाया गया है वो हो गया कितना, -13.6 बाय n स्क्वायर इज इक्वल टू -0.85, और इसमें से हम अगर n स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, ये 16 का आसपास आता है, तो n का वैल्यू हो गया हमारा 4। मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से चले गया होगा फोर्थ ऑर्बिट को, ये हमारा न्यूक्लियस था 1 2 3 4, तो इलेक्ट्रॉन कहां चल गया है, फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट को, यहां से चल गया है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन अभी फोर्थ ऑर्बिट में है। अब बोला है कि वो फोर्थ ऑर्बिट से कितना तो स्पेक्ट्रल लाइन दे सकता है, इतना याद रखो, अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो Nc2 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दे सकता है। Therefore number of spectral lines is equal to 4C2, that is equal to 6। अब पूछोगे सर इसका लॉजिक बताओ क्यों हुआ, 4C2 6 कैसे हुआ, तो 6 सारे बता दो क्या क्या होगा। तो बता रहा हूं फिर कि क्या क्या हो सकता है जो इसमें आएगा, क्या नाम बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, कि स्पेक्ट्रल लाइंस 6 तो क्यों आएगा, मैं बता रहा हूं क्यों 6 तो आएगा। हो सकता है वो 4 से 3 तक आए, 4 से 3 तक आएगा तो वो कुछ एनर्जी लूज करेगा, हाँ या ना बोलो, 4 से 3 तक आएगा तो कुछ एनर्जी लूज करेगा, तो जो एनर्जी वो लूज करेगा वो हो गया उसका स्पेक्ट्रम का फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो 4 से 3 हो सकता है, 4 से 2 हो सकता है, और 4 से 1 हो सकता है। कितना तो स्पेक्ट्रल लाइन हुआ, 3 तो हुआ, पता चला क्या, सुन रहे हो मेरे बात।
नहीं समझ पा रहे हो क्या? बताओगे तो बोलूंगा ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, 4 से यस सर 4 से 2 हो सकता है, 4 से 3 हो सकता है, 4 से 1 हो सकता है। मतलब 3 स्पेक्ट्रल लेंथ तो हम निकाल भी दिए। अभी और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। 3 से 2 हो सकता है, 3 से 1 हो सकता है, 3 to 2, 3 to 1। तुम बोलोगे सर 3 में तो नहीं था, वो 4 में था, आप 3 में क्यों ले रहे हो? तो मैं फिर बता रहा हूं कि स्टेप वाइज आ सकता है। 4 से 3 आ सकता है, 3 से 2 आ सकता है, नहीं तो 3 से 1 भी आ सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब नेक्स्ट हो गया क्या? नेक्स्ट हो गया क्या? 2 से 1। ये सब स्पेक्ट्रल लाइन हमको मिलेगा। 4 से 3 तक जाएगा तो कुछ एनर्जी लूज करेगा, 4 से 3 तक जाएगा तो कुछ एनर्जी लूज करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हो गया। इतना हमारा स्पेक्ट्रल लेंथ मिलेगा। 6 तो मैं दिखा दिया, और इसीलिए हमारा ये NC2 फॉर्मूला में आ जाता है। अब आगे आपको बोला है क्या कि कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ देम। चलो, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ देम पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे? जब वो E2 से E1 तक आता है तो कुछ एनर्जी लॉस करता है, डेल्टा E इतना एनर्जी लॉस करता है। E2 बोलने से हायर ऑर्बिट, E1 बोलने से लोअर ऑर्बिट, तो इतना एनर्जी लॉस करता है। ये एनर्जी लॉस जो होता है रेडिएशन का फॉर्म में आता है, तो Sc बाय लैम्बडा हो गया। डेल्टा E इज इक्वल टू Sc बाय लैम्बडा। अब मेरे को बताओ कि हमको चाहिए तो लैम्बडा है, तो लैम्बडा होगा कब? Sc बाय डेल्टा E। अब मेरे को सवाल में ये पूछ लिया कि लैम्बडा मैक्स कितना होगा, बताओ। लैम्बडा मैक्स कितना होगा? ऐसे तो मैं थ्योरी में बुला दिया था, लेकिन ये एक्सप्रेशन भी मेरे को बता रहा है कि ये मैक्सिमम होने के लिए डेल्टा E मिनिमम होना चाहिए। डेल्टा E का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। अब बात आ गया कि डेल्टा E का वैल्यू मिनिमम कैसे होगा? वो 4th ऑर्बिट में है। 4th ऑर्बिट से अगर कौन सा ऑर्बिट आएगा कि डेल्टा E मिनिमम होगा? 3rd आएगा। और वहां पे मैं बताया भी था कि जो सीरीज होता है उसमें सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला कब आता है? जब कंजुगेटिव में आता है, मतलब स्पेक्ट्रम जो आता है लाइंस कंजुगेटिव ऑर्बिट में जब जाएगा वो आएगा, तो 4 से 3। ओके, तो ये हमारा डेल्टा E मिनिमम का वैल्यू आया। तो दैट यू कैन राइट 6.6 into 10 to the power minus 34 into C का वैल्यू हो गया 3 into 10 to the power 8। उसके बाद हमको बोला है डेल्टा E मिनिमम, मतलब 4th से 3rd, मतलब 4th से लेकर 3rd तक। 4th का आता है माइनस 0.85 और 3rd का होता है 1.51 ना, ऐसे कुछ है। माइनस 0.85, फिर माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 1.51। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 into 10 to the power minus 19। जितना होगा that much is the क्या उसका वेवलेंथ हो गया ना, जो कि 1.88 into 10 to the power minus 6 आता है। 1.88 into 10 to the power minus 6 मीटर। समझ में आया ये सवाल? यस सर। तो फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।